हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम में आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी एबिगेल। ये मूवी एक ग्रुप ऑफ किडनैपर्स पर है जो एक दूसरे से पहली बार एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करने के लिए मिलते हैं और एक आसान सा दिखने वाला किडनैपिंग एक भयानक रूप ले लेता है और सभी किडनैपर्स फंस जाते हैं। इस फिल्म के राज एक साथ नहीं बल्कि परत दर परत खुलते हैं, जिससे इस फिल्म में सस्पेंस आखिर तक बनी रहती है। इस फिल्म में हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस और मिस्ट्री सब कुछ है। इस कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट है जिसे जानकर आपको मज़ा आ जाएगा और फिल्म के अंत में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटी सी और प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम एबिगेल है और वो एक खाली ऑडिटोरियम में डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। और डांस के ख़त्म होने के बाद वो अपनी बड़ी सी कार में वहाँ से निकल जाती है। और यह सब देखकर हम समझ पाते हैं कि वो एक बहुत ही रईस बाप की बेटी है और डांस उसका शौक़ है। खैर, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 6 नकाबपोश एबिगेल को किडनैप करने के लिए मैंशन पर जाते हैं और वे लोग एबिगेल के आने से पहले फील्डिंग सेट करते हैं, जहां एक बंदा ऊपर से एक स्नाइपर की मदद से अपने साथियों को कवर करता है और 2 लोग कार में ही रहते हैं और बाकी के 3 उस मैंशन के अंदर जाकर अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। वो छोटी सी बच्ची मैंशन में आकर अपने कमरे में जाती है और किसी को कॉल लगाती है। अब ये कॉल वो किसको कर रही थी और क्यों, यह हमें बाद में पता चलेगा। उसके फ़ोन को रखते ही वे 3 नकाबपोश उसे पकड़ के एक इंजेक्शन से उसे बेहोश कर देते हैं और फिर बिना समय बर्बाद किए वे उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनमें से एक लड़की एक छोटी सी बच्ची को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वे लोग एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करने आए हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी जिस कारण वो कुछ नहीं कहती और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इतनी बड़ी मैंशन में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। खैर, तो वहाँ से निकलकर वे लोग एक और मैंशन के सामने रुकते हैं जहाँ गेट पर हम एक व्यक्ति को देख पाते हैं जिसका नाम लैम्बर्ट होता है और वो इन किडनैपर्स का इंतज़ार कर रहा था। उस मैंशन पर पहुँचने के बाद वे लोग उस बच्ची को लेकर अंदर चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पूरी टीम लैम्बर्ट की है जो उन्हें उस छोटी सी बच्ची को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लैम्बर्ट कहता है कि एबिगेल के पिता से वे लोग 50 मिलियन की मांग करेंगे, जिसमें से 8 मिलियन वो खुद रखेगा और बाकी लोगों को 7-7 मिलियन मिलेंगे, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ हमें उन सभी के कोड नेम का पता चलता है। जैसे लगभग सभी क्रिमिनल्स अपना अपना एक कोड नेम रखते हैं, कभी अपनी असली पहचान छुपाने के लिए और कभी अपनी ताकत और रुतबा बताने के लिए। और इस फिल्म में भी वे अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करते। खैर, तो उनके कोड नेम थे। फर्स्ट है जोई, जो एक डॉक्टर है और इस टीम में मेडिक थी। उसका एक छोटा बेटा है और वो खुद भी एक ड्रग एडिक्ट थी, लेकिन अब वो अपने बेटे के लिए खुद को बदल रही थी। वो अपना और अपने बेटे के भविष्य के लिए पैसा बनाना चाहती है, जिस कारण वो इस टीम में शामिल हुई थी। सेकंड है फ्रैंक, जो एक पुलिस ऑफिसर है और वो भी एक तगड़ा पैसे कमाने के लिए इस टीम में शामिल हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, जिस कारण वो इस टीम का एक तरह से टीम लीड है। थर्ड है सैमी, जो एक कंप्यूटर हैकर है। वैसे आज के ज़माने में जब अधिकतर चीज़ें डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड है, वहाँ क्रिमिनल्स के टीम में एक हैकर का होना ज़रूरी है। तो फोर्थ है डीन, जो एक बेहतरीन ड्राइवर है, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का। फिफ्थ है रिकल्स, जो एक शार्प स्नाइपर शूटर है। और सिक्स्थ है पीटर, जो एक ताकतवर फाइटर है। तो ये है 6 जनों की एक स्ट्रॉन्ग टीम। जोई लैम्बर्ट से पूछती है कि ये छोटी बच्ची किसकी है, जिसके जवाब में लैम्बर्ट बोलता है कि ये बात अभी ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है वो है कि तुम लोगों को इस बच्ची को सिर्फ 24 घंटे के लिए इस मैंशन में रखना है और तब तक इसके पिता से हमें पैसे मिल जाएंगे। तब तक तुम सबको यहीं इसी मैंशन में उस लड़की के साथ रहना है। सबको यह एक आसान सा मिशन लग रहा था, जिस कारण कोई भी लैम्बर्ट से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, मतलब हेरा फेरी मूवी के टाइप का मिशन। फिर लैम्बर्ट सभी के मोबाइल ले लेता है, यह कहते हुए कि उनके मोबाइल से उन्हें ट्रैक किया जा सकता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होने वाली थी क़यामत की रात, जिसका उनको अंदाज़ा ही नहीं था। खैर, तो लैम्बर्ट के जाने के बाद वे लोग एबिगेल को एक कमरे में हैंडकफ करके बंद कर देते हैं।
वहाँ एक तनाव का माहौल था क्योंकि वे लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, जिस कारण वे लोग एक दूसरे पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक टीम में होने के कारण सभी ने एक दूसरे को अपना साथी मान लिया था। सभी आपस में एक दूसरे को और भी अच्छी तरह से जानने के लिए बात करते हैं। इसी बीच जोई एबिगेल को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहां एबिगेल अब तक होश में आ चुकी थी। जोई देखती है कि वो बहुत डरी सहमी सी बैठी है। ये देख जोई उसकी आंखों की पट्टी हटा देती है और उसे थोड़ा कंफर्ट देने के लिए उससे बातें करती है और बोलती है कि उसका एक छोटा बेटा है जो एबिगेल की उम्र का ही है। एबिगेल बहुत डरी हुई थी। ये देख जोई एबिगेल से पिंकी वाला प्रॉमिस करती है कि वो ना तो खुद उसे कोई नुकसान पहुंचाएगी और ना ही किसी और को उसे नुकसान पहुंचाने देगी। यह कहकर जोई वहाँ से जाने लगती है तो तभी एबिगेल उससे कहती है कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन आगे जो होने वाला है उसका उसे बहुत अफसोस है। जोई कुछ समझ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। फिर जोई अपनी टीम के पास जाकर फ्रैंक से बोलती है कि उनका एबिगेल के पिता के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हम किसके बेटी को उठा लाए हैं और वो कौन है। फ्रैंक को यह सही लगता है और एक गन लेकर एबिगेल के कमरे में चला जाता है। वहाँ जाकर फ्रैंक देखता है कि एबिगेल की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, तो वो अपना चेहरा छुपाने लगता है ताकि एबिगेल उसका चेहरा ना देख पाए और बंदूक उस पर तान देता है और उसके पिता का नाम पूछने लगता है। एबिगेल डरते हुए अपने पिता का नाम बताती है, जो था क्रिस्टोफ लज्जार। यह नाम सुनकर फ्रैंक घबरा जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक अपनी टीम के पास जाकर बताता है कि हमने अनजाने में क्रिस्टोफ लज्जार की बेटी को किडनैप किया है, जिसका नाम सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि क्रिस्टोफ लज्जार एक बहुत ही खतरनाक डॉन होता है। आज तक जो भी उसके खिलाफ गया या गद्दारी की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो इंसान या तो मारा गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। और लोग उसे एक डीमन भी कहते हैं और उसके पास एक असैसिन किलर है जिसे लोग गोस्ट भी कहते हैं, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा और जिसने भी देखा वो किसी को बताने के लिए ज़िंदा नहीं बचा। फ्रैंक उन्हें एक किस्सा बताता है कि कुछ साल पहले उसने क्रिस्टोफ लज्जार के 3 आदमी को गिरफ्तार किया था और वे लोग लज्जार के खिलाफ गवाही देने वाले थे। दूसरे दिन उन्हें कोर्ट में गवाही देनी थी तो पुलिस ने उन्हें एक होटल के टॉप फ्लोर में रखा था और वहाँ पूरी पुलिस फोर्स ने बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रखी थी। पूरी रात पुलिस चौकन्ने होकर पहरा दे रही थी और दूसरे दिन सुबह जब पुलिस उस कमरे में गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गई। उन तीनों की कटी हुई लाश कमरे में चारों तरफ बिखरे पड़े थे। वो एक बहुत ही ब्रूटल किलिंग था। किसने किया वो किसी को ना तो पता चला और ना ही समझ में आया, लेकिन सब लोग कहते हैं कि वो लज्जार का वही असैसिन किलर था। लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण वो केस भी अनसॉल्व्ड ही रह गया। ये सुनकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन सबसे अनजान डीन मैंशन के बेसमेंट को एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी एक अनजान चीज़ उस पर हमला कर देता है और देखते ही देखते वो डीन का सर धड़ से अलग कर देता है और डीन वहीं मारा जाता है, जिसका साफ मतलब था कि लज्जार का वो असैसिन किलर उस मैंशन में पहुंच गया था और वो कौन है यह हमें बहुत जल्दी पता चलने वाला है। डीन की चीख सुनकर सभी बेसमेंट में जाते हैं जहां उन्हें डीन का कटा हुआ सर दिखता है और उन्हें पता चल जाता है कि लज्जार का असैसिन किलर उस मैंशन में आ चुका है और अब वो उन्हें भी मार देगा। यह जानकर सभी बहुत डर जाते हैं और उस मैंशन से निकलने की कोशिश करने लगते हैं और सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि उस मैंशन का मेन डोर एक आयरन डोर से लॉक है और जब रिकल्स ज़बरदस्ती उसे खोलने की कोशिश करता है तो पूरा का पूरा मैंशन ही सील हो जाता है। ये देख सभी बहुत घबरा जाते हैं और जोई एबिगेल से पूछने जाती है कि क्या उसे उसके पिता के असैसिन के बारे में पता है। एबिगेल रोते हुए बताती है कि फ्रैंक ने उससे कहा था कि वो ही उसके पापा का असैसिन है और उसे चुप रहने के लिए धमकी भी दिया था। ये सुनकर जोई घबरा जाती है और वहाँ से जाकर रिकल्स को पूरी बात बताती है। वहाँ एक टेंस्ड सिचुएशन चारों तरफ छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद रिकल्स वॉशरूम जाता है जहाँ वो असैसिन रिकल्स पर हमला करके उसे भी मार देता है। 6 में से 2 मारे गए थे और अब सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, जोई, फ्रैंक, सैमी और पीटर। रिकल्स की लाश को देखने के बाद जोई सीधे फ्रैंक को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे सच बोलने को कहती है कि वही लज्जार का असैसिन है। फ्रैंक बोलता है कि यह झूठ है और एबिगेल हमारे दिमाग से खेल रही है और उनमें बहस शुरू हो जाती है और सभी एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। तब तक सभी एबिगेल के कमरे में पहुंच जाते हैं। इस सब से परेशान पीटर एबिगेल को मारने के लिए जाता है तो जोई उस पर गन पॉइंट करके रोक देती है। उनके बीच अफरा तफरी चल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एबिगेल शांत बैठी हुई है
और देखते ही देखते वो अपना हैंडकफ बड़ी ही आसानी से खोल लेती है और बिस्तर पर खड़ी हो जाती है। उसे देख सभी चौंक जाते हैं और दूसरे ही पल वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ हमें इस फिल्म के पहले राज का पता चलता है। असल में एबिगेल और उसके पिता क्रिस्टोफ लज्जार एक वैम्पायर होते हैं। लज्जार का असैसिन और कोई नहीं बल्कि एबिगेल खुद है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक किलिंग मशीन है। जिसका मतलब इन लोगों ने एक बच्ची को नहीं बल्कि अपनी मौत को किडनैप किया था और अब अपनी मौत के साथ इस मैंशन में फंस गए हैं। एबिगेल का ऐसा रूप देखकर सभी चौंक जाते हैं और देखते ही देखते एबिगेल पीटर पर हमला कर देती है। एबिगेल उसे काटे तब तक फ्रैंक उसे शूट कर देता है, लेकिन एबिगेल पर गोली का कोई असर नहीं होता। यह देख सभी घबरा जाते हैं और उस कमरे से बाहर जाकर एबिगेल को उस कमरे में लॉक कर देते हैं और हॉल में चले आते हैं। वे चारों हॉल में आकर पहले खुद को संभालते हैं, फिर वे सोचने लगते हैं कि एक वैम्पायर को कैसे मारे। वे लोग डिस्कस करते हैं कि वैम्पायर्स को मारने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए जिससे वैम्पायर्स जल जाते हैं, या लकड़ी के भाले से अगर उनके दिल पर वार किया जाए तो वो मर जाते हैं। तो वैम्पायर्स पर मूवीज़ को देखकर जिसको जितना पता था उसके हिसाब से सभी अपना अपना हथियार बना लेते हैं। जैसे सैमी गार्लिक ले लेती हैं और फ्रैंक और पीटर पूल स्टिक को ब्रेक करके एक भाले जैसा नोकीला हथियार बना लेते हैं। जोई कहती है कि उन्हें एबिगेल से डील करनी चाहिए क्योंकि एबिगेल बहुत ताकतवर है और वे एक साथ उस पर काबू नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस पर कोई राज़ी नहीं होता और वे लोग एबिगेल को मारने के लिए उसके कमरे में चले जाते हैं। अंदर जाकर वे लोग वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। एबिगेल डीन के सिर कटे शरीर के साथ डांस कर रही थी, जो एक खौफनाक नज़ारा था। वे लोग कुछ समझ पाते तब तक एबिगेल उन पर हमला कर देती है और अकेले सब पर भारी पड़ती है और अपने कॉम्बैट स्किल से फ्रैंक और पीटर को जख्मी कर देती है और सैमी को काट लेती है। वे सभी किसी तरह एबिगेल को उस कमरे में बंद करके बाहर भाग जाते हैं। एबिगेल ने सैमी को काट लिया था, जिस कारण सभी ये सोचकर डर रहे थे कि कहीं सैमी भी वैम्पायर ना बन जाए। जोई बोलती है कि उसे अभी भी लगता है कि उन्हें एबिगेल से डील करनी चाहिए ताकि वे यहाँ से बच के निकल सके और वो इनका पीछा ना करे। इस बार जोई की बात पर सभी मान जाते हैं और वैसे भी उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। अकेले एबिगेल को वे सब लोग मिलकर भी नहीं मार पा रहे थे और अब सैमी से भी उनको खतरा था। फिर जोई बताती है कि उन्हें एबिगेल को इंजेक्शन देकर बेहोश करना होगा क्योंकि पहले भी एबिगेल सिर्फ बेहोशी के इंजेक्शन से ही काबू में आई थी। फिर सभी एक प्लान बनाते हैं कि फ्रैंक और पीटर एबिगेल को पकड़ने की कोशिश करेंगे और मौका पाकर जोई उसे इंजेक्शन लगाएगी। लेकिन एबिगेल फिर से सब पर भारी पड़ती है, पर प्लान के मुताबिक किसी तरह फ्रैंक और पीटर एबिगेल को पकड़ लेते हैं और जोई उसे इंजेक्शन लगा देती है और इंजेक्शन के लगते ही एबिगेल बेहोश हो जाती है। ये देख पीटर एबिगेल को मारने के लिए जाता है, लेकिन जोई उसे रोक देती है और बोलती है कि उसे मार के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वे लोग उसे मार दे तो क्रिस्टोफर लज्जार उन्हें नहीं छोड़ेगा। अच्छा यही होगा कि वे एबिगेल से डील कर लें। फिर वे लोग एबिगेल को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसके होश में आने के बाद सभी उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, यहाँ हमें इस फिल्म के असली और ख़तरनाक राज का पता चलता है। एबिगेल बताती है कि इस किडनैपिंग का पूरा प्लान उसी का है। अपने मैंशन में एबिगेल लैम्बर्ट से बात कर रही थी कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है कि नहीं, और अब तक वो नाटक कर रही थी और अपने शिकार के साथ खेल रही थी जिससे उसे मज़ा आ रहा था। एबिगेल बताती है कि उसकी और उसके पिता की उम्र कई वर्षों की है और वो ही असैसिन है और वो उन लोगों को मारती है जो उसके पिता के खिलाफ होते हैं या किसी तरह का नुकसान करते हैं। फिर एबिगेल बताती है कि उन लोगों ने लज्जार का नुकसान किया था, जिस कारण उन सभी को एक साथ मारने के लिए वो यहाँ लाई है और लैम्बर्ट उनका ही आदमी है जो इस प्लान में उसके साथ है। और अब वे लोग इस मैंशन में तब तक बंद हैं जब तक कि उन लोगों की मौत ना हो जाए। ये सुनकर जोई पूछती है कि उन्होंने उसके पिता का क्या नुकसान किया है, जिस पर एबिगेल सबके पास्ट में किए गए काम के बारे में बताती है। जैसे जोई जब ड्रग एडिक्ट थी तब उसने लज्जार के एक बहुत ही वफादार और ख़ास आदमी का नशे की हालत में ऑपरेशन किया था, जिस कारण वो मारा गया। सैमी ने उसके पिता के एक गुप्त अकाउंट को हैक करके उसमें से सारे पैसे चुरा लिए थे और इस तरह एबिगेल सभी के पास्ट में किए गए गलती गिनाती है, जिसे सुनकर सभी को इस पूरे कांड का पता चल जाता है। और यह भी पता चल जाता है कि बचने के लिए एबिगेल से डील करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सबको मारे बिना नहीं रुकेगी। यह जानकर सभी उस मैंशन से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए चारों तरफ चले जाते हैं और फ्रैंक वहीं एबिगेल के पास रुकता है।
सभी के जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक से बोलती है कि अगर वो उसे आज़ाद कर दे तो वो उसे छोड़कर बाकी सभी को मार देगी और उसे जिंदा जाने देगी। फ्रैंक बड़ी ही चालाकी से एबिगेल से उस मैंशन से निकलने का रास्ता जान लेता है जो उस मैंशन की लाइब्रेरी से थी। लेकिन जब एबिगेल उसे आज़ाद करने के लिए बोलती है तो फ्रैंक उसे धोखा देते हुए बोलता है कि वो एक वैम्पायर पर विश्वास नहीं करता, जिसे सुनकर एबिगेल मुस्कुराती है, जैसे उसे पता था कि फ्रैंक उसे आज़ाद नहीं करेगा। और तभी एबिगेल उस पिंजरे के दरवाजे को आसानी से धक्का देकर फेंक देती है, जिसका मतलब साफ था कि वह अपने शिकार के साथ खेल रही थी, जिससे उसे मज़ा आ रहा था। पिंजरे से बाहर निकलकर एबिगेल फ्रैंक पर हमला कर देती है और वो फ्रैंक को मारने ही वाली थी कि तभी जोई वहाँ आ जाती है और उस कमरे के खिड़की को तोड़ने लगती है, क्योंकि अब तक सुबह हो गई थी। और खिड़की के खुलते ही सूरज की रोशनी कमरे में आ जाती है और एबिगेल के हाथ पर पड़ती है, जिससे उसका हाथ उसकी वक्त फट जाता है और वो फ्रैंक को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। एबिगेल के जाते ही सभी उस कमरे में सूरज की रोशनी के अंदर चले आते हैं ताकि एबिगेल उन पर हमला ना कर पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबिगेल एक अंधेरी जगह पर जाकर खुद को हील कर रही है और रात होने का इंतज़ार कर रही है। उन्हें पता था कि रात होते ही एबिगेल उन पर हमला कर देगी और इस बार शायद वे लोग नहीं बच पाएंगे। तो वे लोग एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता और ऐसा करते करते रात हो जाती है, जिस पर उनका ध्यान नहीं जाता। फिर वे लोग फैसला करते हैं कि वे लोग दो दो का ग्रुप बनाकर फिर से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। जोई और फ्रैंक मैंशन के एक तरफ जाते हैं और सैमी और पीटर दूसरी तरफ। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि सैमी को एबिगेल ने काट लिया था, तो एबिगेल दूर से ही सैमी को कंट्रोल करने लगती है और हम देखते हैं कि सैमी एक वैम्पायर में बदल जाती है और पीटर पर हमला करके उसे मार देती है। फिर सैमी जोई और फ्रैंक को मारने के लिए उनके पास जाती है और सैमी ठीक उसी तरह डांस कर रही होती है जैसा एबिगेल करती है। फिर वो उन पर हमला करने जाती है, लेकिन तभी जोई एक मिरर की मदद से सूरज की रोशनी को सैमी पर पॉइंट कर देती है। सूरज की रोशनी के पड़ते ही सैमी उसी वक्त फटके मारी जाती हैं। अब सिर्फ जोई और फ्रैंक ही बचे थे। वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी उन दोनों को एक खुफिया रास्ता दिखता है, जिसके अंदर रास्ते को फॉलो करते हुए वे एक खुफिया कमरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ से इस मैंशन को कंट्रोल किया जा रहा था। जोई और फ्रैंक यह देखकर चौंक जाते हैं कि तभी एक दरवाजे से लैम्बर्ट उस कमरे में आता है। लैम्बर्ट उन्हें रिवील करता है कि वो भी एक वैम्पायर है और लज्जार के लिए काम करता है। लैम्बर्ट फ्रैंक से एक डील करता है कि वो उसे भी एक वैम्पायर बना देगा, जिसके बाद वे दोनों मिलकर एबिगेल और लज्जार को मारकर उनके एम्पायर पर राज करेंगे। यह सुनकर फ्रैंक राज़ी हो जाता है और लैम्बर्ट उसे काटकर उसे भी वैम्पायर बना देता है। वैम्पायर बनने के बाद फ्रैंक अपने अंदर एक बेशुमार ताकत का अनुभव करता है। लैम्बर्ट फ्रैंक से जोई को मारने के लिए बोलता है, लेकिन सरप्राइजिंगली फ्रैंक लैम्बर्ट पर हमला करके उसे ही मार देता है। तभी लाइब्रेरी में एबिगेल की एंट्री होती है और फ्रैंक को वैम्पायर देख चौंक जाती है और उस पर हमला कर देती है। दोनों में एक घमासान फाइट होती है। एबिगेल एक प्रोफेशनल किलिंग मशीन है और फ्रैंक की भी फाइटिंग स्किल्स अच्छी होती है और वैम्पायर बनने के बाद उसकी ताकत भी लगभग एबिगेल के समान हो गई थी, जिस कारण वो एबिगेल पर भारी पड़ने लगता है। यह देख जोई वहाँ से भागती है। फ्रैंक एबिगेल को जख्मी करके जोई की तरफ जाता है और पकड़ लेता है। फ्रैंक उसे मार पाता कि तभी एबिगेल हील होकर उसके सामने आ जाती है और फ्रैंक को जोई से दूर फेंक देती है और जोई से कहती है कि वो उसे यहाँ से जिंदा जाने देगी अगर वो फ्रैंक को मारने में उसकी मदद करे। जोई मान जाती है और दोनों मिलकर फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। फाइटिंग के वक्त फ्रैंक जोई को काट लेता है और जोई भी धीरे धीरे वैम्पायर बन जाती है और फ्रैंक उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, जैसे एबिगेल ने सैमी को किया था। लेकिन फ्रैंक जोई को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता और जोई जैसे ही होश में आती है तो वो और एबिगेल मिलकर इस बार फ्रैंक को मार देते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। जोई दुखी हो जाती है, जिसे देख एबिगेल उसे बताती है कि वह पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बनी है। इस तरह से काटने से कोई वैम्पायर नहीं बन जाता और वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। फिर जोई वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ क्रिस्टोफ लज्जार आ जाता है और जोई पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एबिगेल उसे रोकती है और कहती है कि जोई ने उसकी जान बचाई है, नहीं तो वो आज मारी जाती। ये सुनकर लज्जार जोई से सिर्फ एक ही बात बोलता है, ठीक है चली जाओ, यहाँ मत रुको, मेरा डिनर का वक्त हो गया है। और लज्जार के एक मुस्कुराहट के साथ यह सीन यहीं कट हो जाता है।
इस फिल्म के अंत को देखकर ऐसा लगता है कि इसका सीक्वल शायद आएगा, जिसमें जोई और एबिगेल एक अहम भूमिका निभाएंगे। और अगर इस फिल्म का सीक्वल आया तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। चलिए इस फिल्म के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये फिल्म पूरा वैम्पायर्स पर बेस्ड है। आप लोग वैम्पायर और ड्रैकुला के बीच कंफ्यूज मत होना, ये एक ही कैटेगरी के हैं लेकिन एक दूसरे से अलग हैं। जैसे कुछ सूत्रों के अनुसार वैम्पायर एग्जिस्ट्स करते हैं, जबकि ड्रैकुला एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है। वैम्पायर सूरज से बचकर अंधेरे में या कम रोशनी वाली जगह पर रहते हैं, जबकि ड्रैकुला कॉफिन्स में सोते हैं। माइथोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ड्रैकुला गार्लिक और क्रॉस से डरते हैं, जबकि वैम्पायर्स के लिए यह सिर्फ एक खिलौना है। लेकिन सूरज की रोशनी या एक नोकीले लकड़ी के हथियार से अगर उनके दिल पर वार किया जाए तो दोनों मर जाते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी कहानी में।